हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं डॉक्टर रितिका भारद्वाज। मैं लेकर आई हूं बायोलॉजी फॉर क्लास 11th और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। आज के इस सेशन में हम डील करने वाले हैं बायोमोलिक्यूल्स के थर्ड पार्ट से, जहां पर हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट आज बॉडी के अंदर होने वाला क्राइटेरिया समझेंगे। Which is definitely, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, it is basically about the enzymes, metabolism, substrate, reactions that are taking place inside our body। ये सारी चीजें हम आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं फ्रॉम द चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स। लेकिन सेशन स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक छोटी सी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको किसी भी चैप्टर को पढ़ने के बाद या फिर कुछ चैप्टर्स के वीडियोस देखने के बाद किसी तरीके का कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना पड़ता है, कोई फीस डिपॉजिट नहीं करनी पड़ती है। आप अपने कोर्स की जो भी पढ़ाई है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, अकॉर्डिंग टू एनी अदर फेमस राइटर्स की जो बुक्स हैं, सारी चीजें मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती हैं, हिंदी मीडियम के लिए भी एज वेल एज इंग्लिश मीडियम के लिए भी। और आप अपनी पढ़ाई विद द क्वालिटी कंटेंट एंड बेस्ट टीचर्स कर सकते हैं सिर्फ मैग्नेट ब्रेन्स पर। आइए इस बात के साथ हम इस सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज आज हम इस सेशन में जो देखने वाले हैं वो क्या है? सबसे पहली चीज है हमारा कंसेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। इससे पहले के कंसेप्ट हमने प्रीवियस सेशंस में अपने कंप्लीट कर लिए थे। और जब भी हम बात करते हैं मेटाबॉलिज्म को लेकर, तो व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? मेटाबॉलिज्म होता है हमारी बॉडी के अंदर, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर चलने वाली हर एक प्रोसेस। तो मेटाबॉलिज्म is a chemical reaction that is taking place inside the body। हमारी लिविंग बॉडी के अंदर होने वाली केमिकल रिएक्शंस को हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ये मेटाबॉलिज्म हमारे पास दो टाइप का होता है। इट इज ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स। पहले को हम बोलते हैं एनाबॉलिज्म और दूसरे को हम बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। यानी अब जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें, मेटाबॉलिज्म में क्या सारी चीजें आ जाती हैं? मेटाबॉलिज्म में आता है हमारी बॉडी के अंदर चलने वाली कोई भी रिएक्शन, जैसे कि एनर्जी बनाने के लिए जो रिएक्शन हो रही है, फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए जो रिएक्शन हो रही है। देखो, हमारी बॉडी जो होती है, लिविंग स्टेट में जो बॉडी होती है, उसको कॉन्स्टेंटली एनर्जी की जरूरत है। क्यों जरूरत है? कि चाहे मैं रेस्ट कर भी लूं, चाहे आप रेस्ट कर भी लो, एक दिन पढ़ाई नहीं भी करो, जो कि हम 11th में अफोर्ड नहीं कर सकते, पर फिर भी मान लिया कि हो सकता है कि मैंने थोड़ा रेस्ट ले लिया, इन स्पाइट ऑफ दैट मेरी बॉडी तो कंटिन्यूअसली काम कर रही है। डाइजेशन मेरे सोने के बाद भी चल रहा है, हार्ट मेरा सोने के बाद भी काम कर रहा है, भले ही मैं रेस्ट कर रही हूं लेकिन मेरी किडनी तब भी काम कर रही है, लंग्स, लिवर, सब कुछ, ब्रेन, एवरीथिंग इज वर्किंग इन इटसेल्फ। तो ये सब जब काम करेंगे तो इनको कुछ एनर्जी भी चाहिएगी, और वो कांस्टेंट एनर्जी हमें कहाँ से मिलेगी? वो कांस्टेंट एनर्जी हमारी ही बॉडी में बनने वाले रेस्पिरेशन के प्रोसेस से हमें मिलेगी, जहां पर जब एनर्जी बनेगी तो क्या बनेगा? एनर्जी मॉलिक्यूल, दैट इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, यानी कि एटीपी। इतनी बात समझ में आई? अच्छा, रेस्पिरेशन को तो हमने क्लास अपने 10th में लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर में भी पढ़ा था, जहां पर एनर्जी बन जाती थी, कभी ऑक्सीजन के एब्सेंस में, कभी लैक ऑफ ऑक्सीजन में, या फिर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, राइट, बनती थी। लेकिन अब बात आती है कि भाई ये जो एनर्जी बन रही है, ये कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म के प्रोसेस से बन रही है। कभी कुछ बन रहा है, कभी कुछ टूट रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है, सिंथेसिस हो रहा है। ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। थोड़ा सा मेटाबॉलिज्म को समझते हैं। Turnover of biomolecule means that they are constantly being changed into some other biomolecules and are also made from the biomolecules। बॉडी में जितनी भी चीजें बन रही हैं, सपोज करो प्रोटीन है, सपोज करो अमाइनो एसिड है, तो जितनी भी चीजें बॉडी में बन रही हैं वो बॉडी के अंदर प्रेजेंट बायोमोलिक्यूल की वजह से ही बन रही हैं। और बायोमोलिक्यूल का मतलब क्या है? बायो मतलब लाइफ। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट है ना, बस वही बायोमोलिक्यूल है। तो हमारी ही बॉडी के बायोमोलिक्यूल से कुछ नया बायोमोलिक्यूल बनता है, और जो प्रोडक्ट निकलेगा वो भी बायोमोलिक्यूल के फॉर्म में निकलेगा। ये एक कंसेप्ट है मेटाबॉलिज्म का। अब बात आती है ऑल द केमिकल रिएक्शंस दैट अकर इन लिविंग सेल और ऑर्गेनिज्म कॉन्स्टिट्यूट मेटाबॉलिज्म। हमारी बॉडी के अंदर होने वाले हर एक प्रोसेस में ये मेटाबॉलिज्म यानी कि केमिकल रिएक्शंस लगती है। क्लियर? ओके, सो ये फर्स्ट थिंग आपको समझ में आई इतनी? ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज, जो मैंने आपको बताया कि मेटाबॉलिज्म टू टाइप्स का होता है, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। उसको थोड़ा देखते हैं। सबसे पहले मेटाबॉलिज्म इज ऑफ टू टाइप, एनाबॉलिज्म
and second is catabolism. So what is anabolism? Anabolism is where more complex compound structure is formed from simple ones. Anabolism में किसी चीज का synthesis हो रहा है. Anabolism में synthesis होता है. There is synthesis which takes place. Anything can be made. एनर्जी बन रही है तो सिंथेसिस ही तो हो रहा है. जबकि जब कैटाबॉलिज्म होता है, कैटाबॉलिज्म जब होता है उस दौरान हमारी बॉडी में किसी चीज का ब्रेकडाउन होता है. जितनी भी रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिनमें ब्रेकडाउन हो रहा हो उसे हम कहते हैं कैटाबॉलिज्म, और जितनी भी रिएक्शंस ऐसी होती हैं जहां पर कुछ नई चीज बन रही हो, कुछ भी फॉर्मेशन हो रहा हो, सिंथेसिस हो रहा हो, उसे हम कहते हैं एनाबॉलिज्म. इतनी बात समझ में आई. अब देखो एग्जाम्पल क्या है एनाबॉलिज्म में. एग्जाम्पल है प्रोटीन सिंथेसिस. हमारी बॉडी के अंदर जो प्रोटीन बन रहा है वो अभी मैंने 2 मिनट पहले बताया था, प्रोटीन. ठीक. दूसरी चीज कैटाबॉलिज्म का एग्जाम्पल क्या होगा भाई, डाइजेशन हो रहा है ना प्रोटीन्स का. तो जब भी प्रोटीन्स डाइजेस्ट होते हैं तो किस चीज में कन्वर्ट होते हैं, पेप्टिडेज में और प्रोटीएजेस में. तो देयर इज गोइंग टू बी अ ब्रेकडाउन. ठीक. ब्रेकडाउन अगर हो गया तो कैटाबॉलिज्म, और सिंथेसिस अगर हुआ तो एनाबॉलिज्म. इतनी बात समझ में आई. ऑलराइट. नाउ अब इंपॉर्टेंट बात, एनर्जी फॉर मेटाबॉलिक रिएक्शन इज लिबरेटेड फ्रॉम कंपाउंड कॉल्ड एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जिसे हम जीवन भर से पढ़ते आ रहे हैं. एक बायोलॉजी के स्टूडेंट को जो सबसे पहले याद होता है फुल फॉर्म, वो एटीपी ही होता है. ठीक है. क्यों? क्योंकि सबसे पहले जब सेल पढ़ते हैं क्लास 8th में तो बोलते हैं एनर्जी बनाने वाला जो स्ट्रक्चर है वो माइटोकॉन्ड्रिया है सेल के अंदर, पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि रेस्पिरेशन होता है और एटीपी बनता है. तो वहीं सबसे पहले मजा आया था एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट पढ़ के कि हमें बायो लेना है. ठीक है. तो अब ये जो एटीपी बन रहा है ये क्या कब बन रहा है, एनर्जी फॉर मेटाबॉलिक रिएक्शन. देखो किसी भी रिएक्शन के लिए एनर्जी की जरूरत तो है, तो वो एनर्जी जो है मेटाबॉलिक रिएक्शन के लिए वो कहां से आती है, इज लिबरेटेड फ्रॉम एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी से आती है. एटीपी क्या होता है, इट इज द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल. सेल का एनर्जी स्टोर, सेल के पास जो एनर्जी प्रेजेंट है वो एनर्जी का फॉर्म है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. इतनी बात समझ में आई. यहां पर हमने ये समझा मेटाबॉलिज्म क्या है, कैटाबॉलिज्म क्या है, एनाबॉलिज्म क्या है, और एटीपी यूज हो रहा है हर मेटाबॉलिक रिएक्शन में. ये इतनी 4 बातें समझ में आ गई. ओके. नाउ द नेक्स्ट इज नेक्स्ट वी मूव ऑन टू लिविंग स्टेट. अब भाई ये जो बात आती है ना लिविंग स्टेट की, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ तो लेते हैं पर समझ नहीं आती. क्यों नहीं आती? लिविंग स्टेट जो होता है वो एक मतलब जिंदा अगर एक ऑर्गेनिज्म है तो हम उसे कहते हैं ना लिविंग स्टेट. सिंपल टर्म्स में अपन बात करते हैं. लिविंग स्टेट जो है इट इज दी समथिंग व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज अलाइव. जिंदा है तो लिविंग स्टेट है. लेकिन इस लिविंग स्टेट, अब ये साइंस के हमको थोड़ा बियॉन्ड जाना है. अभी तक हम बचपन में लिविंग स्टेट, जिंदा रहना पढ़ रहे थे. अब थोड़ा आगे बढ़ो. जब लिविंग स्टेट होता है किसी बॉडी का, जब वो ऑर्गेनिज्म लिविंग है तो यानी उसकी बॉडी के अंदर कुछ प्रोसेस जरूर चल रही है. देयर इज सम प्रोसेस गोइंग ऑन इनसाइड द बॉडी ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म. आई होप यू अग्री विद दिस, है ना. कोई रिएक्शन जरूर चलेगी. अब जब ये रिएक्शन चलती रहेगी तो जब भी कोई रिएक्शन होती है तो कॉन्स्टेंटली हमें एनर्जी की जरूरत लग रही है. ठीक है. चाहे लिवर काम करे, हार्ट काम करे, लंग काम करे, किडनी काम करे. मैंने आपको अभी बताया था ये सारे तो काम कर रहे हैं, भले ही मैं रेस्ट पे हूं. तो जब ये सब काम कर रहे हैं तो इन सबको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए टू परफॉर्म वर्क. ठीक है. अगर लिविंग स्टेट की हम बात करते हैं, अगर मैं बोलती हूं कि कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो लिविंग है, ठीक है, अगर मैं कहती हूं कि कोई ऑर्गेनिज्म लिविंग है तो वो कंटिन्यूअसली कुछ काम कर रहा है. लिविंग स्टेट के लिए अ पर्सन, एन ऑर्गेनिज्म नीड टू परफॉर्म सम वर्क, नीड टू परफॉर्म वर्क. काम करने की जरूरत तो पड़ेगी बॉडी को. भले ही आप काम ना करो घर पे, आप काम ना करो स्कूल में, आप पढ़ाई ना करो, होमवर्क ना करो, बॉडी तो भाई सिंसियर होती है, बॉडी तो काम करती है. अब बॉडी के अंदर तो काम चल रहा था, फंक्शन चल रहा था, यानी आपको रिक्वायरमेंट जरूर फील हो रही है एनर्जी की. आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है एनर्जी की. तो कंटिन्यूअसली आप काम कर रहे हो, कंटिन्यूअसली एनर्जी उसमें लग रही है, इसीलिए कभी एक इक्विलिब्रियम का स्टेट नहीं बनता.
इक्विलिब्रियम का स्टेट मतलब एकदम जहां पर सब कुछ बैलेंस में हो मेरी बॉडी में, प्रॉपर मेरे पास एनर्जी है, प्रॉपर मेरे पास सॉल्ट्स हैं, प्रॉपर मेरी बॉडी में ग्लूकोज लेवल है। भाई कभी एक बार कम भी हो सकता है, पर इतना कम नहीं होता कि भाई मैं फैटल हो जाए मेरे लिए या मैं इंसान मर ही जाए, इतना नहीं होता, पर कम ज्यादा चलता रहता है। कोई चीज कम होती है, बॉडी कॉम्पनसेट करके उसे इक्विलिब्रियम में लाती है, कोई चीज ज्यादा होती है, बॉडी कॉम्पनसेट करके उसे इक्विलिब्रियम में लाने की कोशिश करती है, पर देयर इज ऑलवेज अ नॉन इक्विलिब्रियम बना रहता है, नॉन इक्विलिब्रियम बना रहता है। बस ये अगर दो शब्द का तुम आपस में कोरिलेशन समझ गए ना, तो तुम्हें लिविंग स्टेट समझ में आ गया। ये समझ लो, लिविंग, ध्यान से सुनना, लिविंग स्टेट एक ऐसा स्टेट जहां पर एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ फंक्शन चल रहा है। बॉडी लिविंग स्टेट में कोई परफॉर्म कर रही है वर्क, उस वर्क के लिए चाहिए एनर्जी, उस वर्क को कंप्लीट करने के लिए हमारी बॉडी की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, और हमारी बॉडी नो डाउट उन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने की कोशिश कर रही है, एनर्जी क्रिएट कर रही है, फटाफट एनाबॉलिज्म हो रहा है, लेकिन कैटाबॉलिज्म भी हो रहा है, कहीं वो एनर्जी यूटिलाइज भी हो रही है। तो ये समझो कि जब एनर्जी बन रही है एनाबॉलिज्म हो रहा है, जब एनर्जी टूट रही है कैटाबॉलिज्म हो रहा है, हर बार रिएक्शन चल रही है, कभी भी इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं आता। तो हमारी लिविंग बॉडी का जो स्टेट होता है वो होता है नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट। इट इज अ नॉन इक्विलिब्रियम, और मैं स्पेसिफिक बोलूं तो बॉडी को कहते हैं नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट। क्या कहते हैं? नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट कहते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को। ठीक है, अब ये इतनी बात समझ में आई। अब देखो, बायोमोलिक्यूल्स इन एनी लिविंग सेल्स आर इन मेटाबॉलिक फ्लक्स बट इन स्टेडी स्टेट। हमेशा बायोमोलिक्यूल्स काम कर रहे हैं ना, तो मेटाबॉलिज्म के अंदर है, मेटाबॉलिक फ्लक्स में है, पर स्टेडी स्टेट में। कैसे स्टेट में? स्टेडी स्टेट में। अब लिविंग स्टेट इज अ नॉन इक्विलिब्रियम। देखो मैंने बोला था लिविंग स्टेट इज नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट। क्या कहते हैं? नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट कहते हैं। ये बहुत फेवरेट लाइन होती है हर एक बुक की। क्यों कहते हैं? टू बी एबल टू परफॉर्म वर्क। जो क्या करने की कोशिश कर रहा है? अपनी बॉडी का इक्विलिब्रियम बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इट कैन परफॉर्म वर्क। ठीक, एज लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव टू वर्क कंटिन्यूअसली, बॉडी को हमेशा कंटिन्यूअसली काम करना पड़ रहा है। They cannot afford to reach equilibrium. वो कभी इक्विलिब्रियम में पहुंच ही नहीं सकते। यहां पर एनर्जी बनी, वहां हार्ट को चाहिए, यहां पर एनर्जी बनी, वहां किडनी को चाहिए, यहां एनर्जी बनी, वहां पर लिवर को चाहिए, एनर्जी बनी लंग्स को चाहिए, एनर्जी बनी ब्रेन को चाहिए। वो जितनी भी एनर्जी बनेगी, जितना भी मेटाबॉलिज्म होगा, वो पूरा का पूरा यूटिलाइज भी तो हो रहा है। तभी तो मेटाबॉलिज्म के दो हिस्से हैं, एक कैटाबॉलिज्म, एक एनाबॉलिज्म। ठीक, तो कभी भी इक्विलिब्रियम पर बॉडी नहीं पहुंच पाती। स्ट्रगल है भैया इक्विलिब्रियम में पहुंचने में। और दुनिया में हर चीज को इक्विलिब्रियम चाहिए। पता है आपको, दुनिया में हर चीज चाहती है स्टेबिलिटी, चाहे वो कोई भी हो। एक स्टूडेंट को देख लो, उसे स्टेबिलिटी चाहिए अपनी पढ़ाई में। पेरेंट्स को देख लो, उनको स्टेबिलिटी चाहिए फैमिली में। एक एम्प्लॉय को देख लो, स्टेबिलिटी चाहिए जॉब में। एक करियर ओरिएंटेड स्टूडेंट जो कॉलेज में पढ़ रहा होगा, उसको कॉलेज की पढ़ाई खत्म करने के बाद फिर जॉब चाहिए, तो वो भी स्टेबिलिटी ढूंढ रहा है। एक बैचलर एक पार्टनर ढूंढ रहा है, वो भी स्टेबिलिटी पाने की कोशिश कर रहा है। तो दुनिया में ये ऐसा बना ही है, हर चीज को स्टेबिलिटी चाहिए होती है, एक इक्विलिब्रियम चाहिए होता है। लेकिन जब आप कंटिन्यूअसली किसी एफर्ट में लगे रहते हो, देखो आप कितनी भी पढ़ाई कर लो, हमेशा मन में कहीं ना कहीं, आप कितना भी कोई चैप्टर बहुत अच्छे से समझ लो, एक ना एक चीज ऐसा लगता है छूट रही है यार, रिवाइज कर लेता हूँ, छूट रही है रिवाइज कर लेता हूँ। तो ये कांस्टेंट रिक्वायरमेंट है, जितना मिल जाता है ना उतना ही कम लगता है। जितना बॉडी काम कर रही है, कॉम्पनसेट करने की कोशिश कर रही है, पर कोशिश कर रही है, कभी भी एकदम ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल मेरा ब्लड प्रेशर 120/80 ही रहेगा, मेरी डायबिटीज बिल्कुल नॉर्मल रेंज रहती है, ऊपर नीचे कभी होती नहीं। होगी, किसी दिन मुझे आइसक्रीम ज्यादा पसंद आ गई, किसी दिन मैंने खाना खाया ही नहीं, तो कम ऊपर नीचे हो सकता है। मॉर्निंग में प्रेयर में खड़े हुए बच्चा भी तो गिर जाता है ना, वो क्यों गिर रहा है? क्यों? उसको तो डायबिटीज नहीं है, उसको तो हाइपरटेंशन नहीं था, तो वो क्यों गिर गया? इक्विलिब्रियम जो है वो डिसबैलेंस हुआ। खाना खा के नहीं आया था, मम्मी ने डांट दिया, नहीं स्कूल तो जाना पड़ेगा। अब चले गया वो स्कूल में, खड़े हैं मॉर्निंग प्रेयर में, मन लग नहीं रहा, खाना खाया नहीं है, इक्विलिब्रियम उसका हिलेगा ही। इक्विलिब्रियम हिला, बच्चा गिरा। ठीक है, तो हर बार इक्विलिब्रियम को अटेन करने की कोशिश होती है, बट
लिविंग स्टेट जो होता है वो नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट होता है। लिविंग प्रोसेस इज अ कांस्टेंट एफर्ट टू प्रिवेंट रीचिंग इक्विलिब्रियम। देखो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको इतनी देर से समझा रही हूं, ध्यान से सुनो। लिविंग प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जो कांस्टेंट एफर्ट में हर बार, अभी जो मैं आपसे कह रही थी ना, हर बार कोशिश कर रहे हैं कि यार स्टेबिलिटी मिल जाए, तो कांस्टेंट एफर्ट करती है लिविंग बॉडी जिससे कि प्रिवेंट हो रीचिंग इक्विलिब्रियम। दिस इज अचीव्ड बाय एनर्जी इनपुट। हर बार एनर्जी इनपुट चल रहा है, ठीक। नेक्स्ट, सिंस मेटाबॉलिज्म प्रोवाइड्स द मैकेनिज्म फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। अब ये जितनी भी रिक्वायरमेंट है एनर्जी की वो कौन दे रहा है? हमारा मेटाबॉलिक प्रोसेस, मेटाबॉलिज्म दे रहा है। तो जब भी मेटाबॉलिज्म प्रोवाइड्स मैकेनिज्म फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, जब मेटाबॉलिज्म से एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है तो लिविंग स्टेट और मेटाबॉलिज्म एक साथ सिनोनियम नहीं हो गए। देखो लिविंग स्टेट क्या है? नॉन इक्विलिब्रियम। मेटाबॉलिज्म क्या है? कुछ बनना कुछ टूटना, कुछ बनना कुछ टूटना। तो आपको नहीं लगता कि नॉन इक्विलिब्रियम जो हम बोल रहे हैं, यानी कि ये जो लिविंग स्टेट हम बोल रहे हैं और ये जो हमारी रिएक्शंस कॉन्स्टेंटली चल रही हैं मेटाबॉलिज्म, ये दोनों एक ही जैसे हैं, दोनों सिनोनियम्स हैं। इसके बाद विदाउट मेटाबॉलिज्म दे कैन नॉट बी अ लिविंग स्टेट। अगर मेटाबॉलिज्म नहीं है तो लिविंग स्टेट हो नहीं सकता। खाना तो खा लोगे, मेटाबॉलिज्म नहीं है तो फूड का ब्रेकडाउन कैसे होगा? कार्बोहाइड्रेट जो रोटी में और चावल में खाया था वो कैसे टूटेगा? ऑक्सीजन जो ब्रीथ कर रहे हो वो यूटिलाइज कैसे होगा अगर मेटाबॉलिज्म नहीं होगा? हमने पढ़ा हुआ है जब मेटाबॉलिज्म होता है तो रेस्पिरेशन के प्रोसेस में जो ऑक्सीजन हम ब्रीथ कर रहे हैं, जो खाना हम खा रहे हैं, दिस फूड, दिस ग्लूकोज प्लस दी ऑक्सीजन, ये दोनों मिलकर के जब ब्रेक डाउन करते हैं तब एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी बनता था, याद आ गया? इसी तरीके से जब मसल की बात करते हैं, मसल में कॉन्स्टेंटली मसल काम कर रही है, उसको इतना दौड़ने की आदत नहीं थी। एक दिन आप मैराथन में चले गए, भाई अपने को देखो, अपने को आदत नहीं है मसल को। क्या करेगी बॉडी? कॉम्पनसेट करने की कोशिश करेगी, ज्यादा ऑक्सीजन डिमांड करेगी, हार्ट बीट तेज होगी, ज्यादा ऑक्सीजन खींच रहा है हार्ट क्या लंग्स ज्यादा ऑक्सीजन खींच रहे हैं, ब्लड भी जल्दी पंप हो रहा है ताकि जो हमारी मसल्स हैं उसमें प्रॉपर ऑक्सीजन पहुंचे, लेकिन फिर भी ऑक्सीजन की कमी हो रही है। और जब वो कमी हो रही है तो लैक्टिक एसिड बन गया। लैक ऑफ ऑक्सीजन में जब ग्लूकोज टूटता है तो क्या बनता है? लैक्टिक एसिड। तो उससे हमें क्रैम्प आने लगा, पेन होने लगा, वो इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन है। अगेन अ मेटाबॉलिक प्रोसेस, अगेन अ रिएक्शन टेकिंग प्लेस। इसीलिए विदाउट मेटाबॉलिज्म देयर इज नो लिविंग स्टेट। लिविंग होने के लिए मेटाबॉलिज्म इज रिक्वायर्ड। इतनी बात समझ में आ गई? ऑल राइट, क्लियर। नाउ द नेक्स्ट इज एंजाइम। यहां पर हमने मेटाबॉलिज्म समझा, दो टाइप के मेटाबॉलिज्म समझे, लिविंग स्टेट और नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट समझा, ठीक। अब हम आते हैं एंजाइम की बात करने। अगर एंजाइम में कोई दिक्कत लगती है ना तो समझ लेना कि मैंने कॉन्सेंट्रेट होकर के कॉन्सेंट्रेशन से लेक्चर नहीं सुना है। ये इस चैप्टर का बायोमोलिक्यूल जो चैप्टर है इसका सबसे इजीएस्ट पार्ट अगर कोई है तो वो एंजाइम है। बड़ा मजा आता है एंजाइम पढ़ने में। क्यों? आपको समझ आएगा कि बहुत सीधी सी कहानी है यार एंजाइम की, कुछ ऐसा बहुत रॉकेट साइंस नहीं हो जाता। चलो मैं समझती हूँ कि स्टूडेंट्स को काफ़ी सारा बायोमोलिक्यूल्स जो है वो टफ लगता है, पर ये जो एंजाइम है ना ये पूरे चैप्टर की कसर उतार देता है, पूरा इजी कर देता है। एंजाइम के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एंजाइम के। पहला है कि एंजाइम्स एक्चुअली में होते क्या हैं? प्रोटीन्स होते हैं। एंजाइम किसके बने हैं? एक्चुअली प्रोटीन्स के बने हैं जो कैटेलाइज करेंगे। कैटलिस्ट कौन होता है? जो किसी रिएक्शन की स्पीड को ऑल्टर कर सकता है, वही कैटलिस्ट होता है। तो एंजाइम बस प्रोटीन का बना हुआ है, कैटलिस्ट जैसा स्ट्रक्चर है that biochemical reactions in living cell that catalyze biochemical reactions। जो भी हमारी केमिकल, अभी हमने मेटाबॉलिज्म पढ़ा, उसमें हमने कहा रिएक्शन होगी तो बायोकेमिकल रिएक्शन होगी। अब उस पे काम करने के लिए कैटलिस्ट की तरह जो जाएगा वो एंजाइम है। किस चीज का बना हुआ? प्रोटीन का बना हुआ। हेंस दे आर कॉल्ड बायोकैटलिस्ट। इसीलिए एंजाइम को क्या कहते हैं? बायोकैटलिस्ट। बायोकैटलिस्ट का मतलब क्या है? जो बायोकेमिकल रिएक्शंस को कैटलाइज कर दे। बायोकेमिकल रिएक्शंस आर कैटलाइज्ड बाय एंजाइम्स। अब हर बार जब हम पढ़ते हैं ना तो हमारे दिमाग में आता है एंजाइम ये करता है, एंजाइम इससे अफेक्ट होता है, एंजाइम का ये फीचर होता है, पर ये एंजाइम है क्या?
कुछ भी चीज हम खाते हैं तो हमें पता होना चाहिए ना वो चीज बनी किस चीज की है ना। जैसे मान लो मोमोज हैं, तो आप सबको पता है कि मोमोज जो है वो किस चीज का बन रहा है, तो पता तो होना चाहिए ये जिसकी हम पढ़ाई कर रहे हैं, जो हम बात कर रहे हैं, ये किस चीज का बना है। एंजाइम्स बने होते हैं प्रोटीन्स की मदद से, प्रोटीन्स की मदद से बनते हैं। एंजाइम आर नथिंग बट द प्रोटीन फॉर्मेशन ओनली, प्रोटीन का ही बना हुआ है एक चीज। दूसरा, राइबो एंजाइम्स आर सर्टेन राइबोन्यूक्लिक एसिड्स दैट बिहेव लाइक एंजाइम और कैटलिस्ट। अब हमारे पास एंजाइम में एक कैटेगरी होती है जिसको हम कहते हैं राइबो एंजाइम। राइबो एंजाइम क्या होता है? राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड का बना होता है जो एंजाइम या कैटलिस्ट की तरह बिहेव करेगा। तो एंजाइम जो राइबोन्यूक्लिक एसिड का बना है वो राइबो एंजाइम, एंजाइम राइबोन्यूक्लिक एसिड का बना है वो राइबो एंजाइम। ठीक। दूसरा, दे आर स्पेसिफिक फॉर देयर सबस्ट्रेट। भाई एंजाइम जो है वो बड़े स्पेसिफिक होते हैं। देखो ऐसे उनको आड़ा टेढ़ा नहीं चल जाता कि हम कुछ भी खा लेंगे, कोई से भी पेन से लिख लेंगे, ऐसे वाले नहीं है। यही पेन चाहिए और यही खाना है वाले लोग होते हैं एंजाइम्स। क्यों? एंजाइम को बहुत स्पेसिफिक चीज पर ही वो काम कर सकता है। मतलब एंजाइम के पास साइट होती है, जैसे एक ताला और चाबी होते हैं, ठीक है। तो जो ताला होता है, लॉक होता है, उसके अंदर एक ही की जाकर के उसे खोल सकती है। अब आप बोलोगे मैम मास्टर की भी खोल सकती है। भाई मास्टर की का जमाना चला गया है ना, कंप्यूटराइज्ड लॉक आ गए हैं, उसके अकॉर्डिंग भी की तो एक ही है। तो एक जो लॉक है उसकी एक ही की होती है और वो उसी से खुलता है, ठीक है। इसी तरीके से एंजाइम जो है और सबस्ट्रेट जो होता है वो एक दूसरे के लिए बिल्कुल स्पेसिफिक साइट पर ही काम कर सकते हैं, ठीक। सो दे आर स्पेसिफिक फॉर देयर सबस्ट्रेट। उनके साथ, एंजाइम के साथ कौन सा सबस्ट्रेट जुड़ना है ये बड़ी स्पेसिफिक सी बात है और प्री डिसाइडेड है और हमेशा वैसा ही होगा। तो ईच एंजाइम कैटेलाइज रिएक्शन ऑफ ओनली वन सबस्ट्रेट। हर एंजाइम सिर्फ एक सबस्ट्रेट को कैटेलाइज कर सकता है। ऐसा नहीं है कि मैं इसका भी काम कर लूंगा, उसका भी कर लूंगा, इसका भी कर दूंगा, तेरे को भी बता दूंगा, तुझे भी चीटिंग करा दूंगा, नहीं। इतनी दोस्ती नहीं, उसकी एक ही से दोस्ती है और उसी दोस्ती में सब कुछ है। तो ये जो है ये बहुत स्पेसिफिक है, ओनली वन सबस्ट्रेट स्पेसिफिक, ठीक। एंड दिस इज ड्यू टू कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एक्टिव साइट टू द प्रोटीन। कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से एंजाइम और ये सबस्ट्रेट अटैच होगा ये उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि वो साइट स्पेसिफिक है, उसका साइट वही है जहां पर ये जाके जुड़ सकता है। नेक्स्ट, ईच एंजाइम रिक्वायर स्पेसिफिक ऑप्टिमम पीएच एंड टेम्परेचर। अब थोड़े मूडी हैं, इनको स्पेसिफिक तो चाहिए अपना पीएच और स्पेसिफिक ही चाहिए इनको टेम्परेचर, तो ही काम करेंगे वरना नहीं करेंगे। कुछ लोग नहीं होते कि सुबह कम से कम सबसे पहले मुझे कॉफी चाहिए तो ही मेरा दिन चलेगा, मुझे सुबह सबसे पहले बॉर्नवीटा चाहिए तो ही मेरा दिन चलेगा। और बॉर्नवीटा देखो सबसे बढ़िया है, ना कॉफी पियो ना चाय पियो, बॉर्नवीटा पियो, ठीक है। अच्छा मेरा कोई पर्सनल वो नहीं है, मैं तो ऐसे ही बता रही हूँ, कॉम्प्लान भी पी सकते हो, कुछ और आता हो तो वो भी पी सकते हो, ठीक है। तो ईच एंजाइम रिक्वायर स्पेसिफिक पीएच एंड टेम्परेचर। एक वो सुबह की इसको भी चाहिए कि भाई पीएच हो या टेम्परेचर हो तो ही मैं काम करूंगा, वरना मैं काम नहीं कर सकता। एंजाइम एक्सेलरेट्स अ रिएक्शन बाय रिड्यूसिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। एंजाइम क्या करता है, जैसे कैटलिस्ट जो भी होता है, इसको बायो कैटलिस्ट बोला है ना, तो कैटलिस्ट का मतलब क्या है, मैंने बोला था जो रिएक्शन का रेट, स्पीड ऑल्टर करे। यहां पर हम स्पीड का यूज नहीं करते हैं, हम रेट का यूज करते हैं रिएक्शन के लिए। तो रिएक्शन का जो रेट ऑल्टर करे वो कैटलिस्ट। तो एंजाइम क्या करता है, एक्सेलरेट कर देता है रिएक्शन को बाय रिड्यूसिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी कम करके और जल्दी से रिएक्शन करवा देता है, तो ज्यादा एनर्जी कंज्यूम नहीं होगी, ठीक। तो ये हो गई कुछ जनरल फीचर्स अबाउट द एंजाइम, इसको लिख लीजिए, ठीक है, राइट इट डाउन, नोट इट, ओके। नाउ द नेक्स्ट इज सिमिलैरिटीज बिटवीन एंजाइम एंड इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट। ये थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, एंजाइम और इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट के बीच में क्या सिमिलैरिटीज है बॉस, सिमिलैरिटी बताइए। तो कैटलिस्ट जो है वो हमेशा अनचेंज रहता है। देखो कैटलिस्ट आया, रिएक्शन में लग गया, रिएक्शन को स्पीड अप कराया, जल्दी से एक्टिवेशन एनर्जी उसकी ले ली, है ना, कम कर दी, ये हो गई, इसका काम हो गया। अब आइडियली तो भाई ये जो एंजाइम है ये यूटिलाइज हो जाना चाहिए था, यूटिलाइज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये खत्म हो गया तो अगली बार रिएक्शन कैसे होगी, इतना पूरा वो जो लाइफ स्पैन है उसमें जितनी रिएक्शन होनी है वो कैसे होगी अगर ये इतनी जल्दी जल्दी खत्म होगा। तो ये खत्म नहीं होता, ये अनचेंज्ड रह जाता है। जो इसका यूनिक फीचर भी है कि
कैटलिस्ट जो होगा वो अनचेंज्ड रहता है, कैटलिस्ट जो है वो अनचेंज्ड रहता है जब भी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी तब, एट द एंड ऑफ द रिएक्शन एंड दे कैन बी यूज्ड अगेन। और क्यों हो रहा है ऐसा, मैंने बोला पूरे लाइफ स्पैन में बर्थ से लेके डेथ तक के क्या चल रही है, रिएक्शन। तो हर रिएक्शन के लिए क्या चाहिए, अब कैटलिस्ट तो चाहिएगा, तो कहां से आएगा, अनचेंज्ड होता है ये, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे रिएक्शन के बाद भी। अब ये तैयार है दूसरी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए। अब बात आती है दे आर रिक्वायर्ड इन फार लेस क्वांटिटीज, थोड़े से अमाउंट में चाहिए। अब ये बात याद रखना कि कैटलिस्ट हो, एंजाइम हो, हार्मोन हो, छोटी सी अमाउंट में ही चाहिए होते हैं बॉडी को। ऐसा नहीं है कि भर भर के, अब अगर ऐसा होता तो दवाई एक दिन में हम 1 गोली क्यों लेते हैं, या 2 गोली ही, या 3 गोली ही क्यों लेते हैं, पूरा का पूरा एक साथ घोल के क्यों नहीं खा लेते, एक बार में ठीक हो जाएंगे। ऐसा करते हैं क्या, नहीं करते। और हम तो बायोलॉजी वाले हैं भाई, हमारे लिए तो ये पाप हो जाएगा, ना बाबा ना, ऐसे नहीं करना, जो डोज है वही खाना है। इसी तरीके से बहुत छोटी सी अमाउंट में एंजाइम हो, हार्मोन हो या कैटलिस्ट हो, वो अपना बॉडी में काम कर देते हैं। तो दे आर रिक्वायर्ड इन फार लेस क्वांटिटीज, बहुत थोड़ी सी अमाउंट में चाहिए एज कंपेयर टू सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट ज्यादा अमाउंट में हो सकता है, इनफैक्ट सबस्ट्रेट का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इंक्रीज होता है तो प्रोडक्ट भी इंक्रीज हो जाता है, ये इफेक्ट है सबस्ट्रेट का। लेकिन कैटलिस्ट बढ़ा देने से कुछ नहीं, कैटलिस्ट थोड़ी सी अमाउंट में अपना पूरा काम कर देता है। दे डू नॉट इनिशिएट रिएक्शन, रिएक्शन को चालू नहीं कर सकते भाई। ये आप कहो कि चलो आज चालू करो एनर्जी बनाने का काम, चलो अब तुम्हें करना है, ये नहीं कर पाएंगे। एनर्जी बनने दो, उसमें मदद कर देंगे, जल्दी बनवा देंगे, ठीक है। सो दे डू नॉट इनिशिएट अ रिएक्शन बट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करने की कैपेबिलिटी है। इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर, ओके। नाउ दे डू नॉट ऑल्टर द इक्विलिब्रियम और रिवर्सिबल रिएक्शन, ये इक्विलिब्रियम चेंज नहीं कर सकते, है ना। अगर इक्विलिब्रियम है तो उसे ये चेंज नहीं करेंगे किसी रिवर्सिबल रिएक्शन में। रिवर्सिबल रिएक्शन मतलब जो वापस से अपने पहले स्टेज पर चली जाए जहां से चालू हुई थी। इसके बाद दे फॉर्म अ शॉर्ट लिव्ड कॉम्प्लेक्स विद द सबस्ट्रेट एंड रिएक्टेंट। ये जो सबस्ट्रेट्स होते हैं या रिएक्टेंट्स होते हैं, थोड़ी देर के लिए ये जो हमारे कैटलिस्ट हैं ये इनके साथ जुड़ जाते हैं, काम कर देते हैं, उसके बाद प्रोडक्ट बना देते हैं। प्रोडक्ट एक तरफ, वापस से कैटलिस्ट दूसरी रिएक्शन के लिए तैयार, अनचेंज रहता है ना। तो ये होता है इसके कुछ जनरल फीचर्स, राइट इट डाउन, इसे नोट कर लीजिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। डन, ओके। नाउ द नेक्स्ट इज, अब हम बात करेंगे किस चीज की, ये जो हम सिमिलैरिटीज बोल रहे थे ऐसे ही हमें डिफरेंसेस भी पता होना चाहिए। तो जब हम एंजाइम्स को देखते हैं तो एंजाइम्स कैसे होते हैं, सारे के सारे एंजाइम्स बने होते हैं किस चीज के, प्रोटीन्स के, और इनके पास कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन होता है। हमने अभी देखा था इसी चैप्टर में कि प्रोटीन्स कैसे बनते हैं, प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर कैसे बना होता है। तो एंजाइम जो है वो किस चीज का बना है, प्रोटीन का बना है, तो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर रहेगा। कंपैरिजन में जब हम इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट को देखेंगे तो दे आर यूजुअली सिंपल होते हैं, सिंपल मॉलिक्यूल्स होते हैं। कौन, इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट। दूसरा, एंजाइम्स जो हैं वो स्पेसिफिक रिएक्शन में ही काम करते हैं, सो दे कैटलाइज ओनली अ स्पेसिफिक रिएक्शन, स्पेसिफिक साइट, स्पेसिफिक रिएक्शन। लेकिन जो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट होते हैं उनके लिए ऐसा कुछ नहीं है, दे कैन कैटलाइज अ नंबर ऑफ रिएक्शंस, बहुत सारी रिएक्शंस को कैटलाइज कर सकते हैं, इसीलिए ये स्पेसिफिक नहीं होते किसी एक रिएक्शन में, हर रिएक्शन में, बहुत सारी रिएक्शंस में काम कर लेते हैं। एंजाइम्स जो हैं इनके एक्शंस जो हैं इट कैन बी रेगुलेटेड बाय स्पेसिफिक मॉलिक्यूल, दैट इज देयर एक्टिविटी एंड कन्फर्मेशन कैन बी चेंज्ड। तो ये हमारे एंजाइम्स जितने भी होते हैं इनको स्पेसिफिक मॉलिक्यूल रेगुलेट कर सकता है, ठीक है, दे कैन बी रेगुलेटेड बाय अ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल। लेकिन इनऑर्गेनिक जो है इनके लिए कोई स्पेसिफिक मॉलिक्यूल नहीं होता, दे कैन नॉट बी रेगुलेटेड बाय एनी अदर मॉलिक्यूल, जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। नेक्स्ट, दे आर मोर सेंसिटिव टू चेंज इन पीएच एंड टेम्परेचर। अगर एंजाइम का पीएच चेंज हो जाए, अगर एंजाइम का टेम्परेचर चेंज हो जाए तो वो प्रॉपरली काम नहीं कर पाता। बहुत जरूरी है कि प्रॉपर पैरामीटर्स हो एंजाइम के काम करने के लिए, स्पेसिफिक है, पीएच भी चाहिए, टेम्परेचर भी चाहिए, एक ही रिएक्शन में काम करेगा, सब में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो ये चीजें हमको याद रखने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, कॉमन फीचर्स है। सो दीज आर मोर सेंसिटिव टू चेंज इन पीएच एंड टेम्परेचर। पीएच और टेम्परेचर इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहां पर जब हम इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट की बात करते हैं तो दे आर वेरी लेस अफेक्टेड बाय चेंजेस इन पीएच एंड टेम्परेचर। इनको नेग्लिजिबल इफेक्ट होता है, नॉट एट ऑल, नेग्लिजिबल इफेक्ट होता है, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती इन्हें।
अगर इनका आप पीएच या टेम्परेचर चेंज कर दो। सो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन द एंजाइम्स एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसे इसी फॉर्म में टेबल बनाकर याद करिए, एग्जाम में भी लिखना होगा तो टेबल के फॉर्म में लिखेंगे और इसी तरीके से हमें इसकी प्रॉपर्टीज दोनों याद रहेंगी। ठीक है, फटाफट से इस टेबल को नोट डाउन कर लीजिए क्लियरली। डन, ओके। नाउ द नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। अब हमारे पास एंजाइम्स जो हैं वो अलग अलग टाइप के हैं, तो उन्हें हमने किस बेसिस पर क्लासिफाई किया हुआ है, क्या क्लासिफिकेशन है, कौन कौन से एंजाइम्स हमें पढ़ने हैं। अभी जब हम आगे जाकर अपना सिट्रिक एसिड साइकिल पढ़ेंगे, ग्लूकोनियोजेनेसिस पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ेंगे, तो ये सारे एंजाइम्स हमें यूज होंगे। सारे के सारे एंजाइम्स हमारे लिए उस समय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो पहले इन एंजाइम्स को समझो। क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट जो है, जिसे हम आईयूबी कहते हैं, उन्होंने क्लासिफाई किया है 6 क्लासेस में हमारे सारे एंजाइम्स को। पहला एंजाइम है ऑक्सीडोरिडक्टेज नाम का एंजाइम। क्या नाम है? ऑक्सीडोरिडक्टेज नाम का। अब एक चीज याद रखना कि एंजाइम के पीछे ज्यादातर क्या लगा होता है? एज लगा होता है, ASES, एजेस। ठीक है, तो ये जो ऑक्सीडोरिडक्टेज है, ये एंजाइम्स कैटेलाइज करते हैं ऑक्सीडेशन को, ऑक्सीजन ऐड करके, या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन करा देते हैं इलेक्ट्रॉन से, या रिडक्शन कर देते हैं। मतलब ऑक्सीडो रिडक्टेज का नाम ही है, ऑक्सीडो इज फॉर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्टो इज फॉर रिडक्शन। तो ये दोनों चीजें करा सकता है, ऑक्सीडेशन भी करा सकता है एज वेल एज रिडक्शन भी करा सकता है। ऑक्सीडेशन भी करा सकता है और रिडक्शन भी करा सकता है। ठीक, सबस्ट्रेट बाय एडिंग हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन टू अ सबस्ट्रेट ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस। किसी भी सबस्ट्रेट का ऑक्सीडेशन या रिडक्शन अगर हो रहा है तो वो एंजाइम जो यूज होगा वो है ऑक्सीडोरिडक्टेज नाम का एंजाइम। इतनी बात क्लियर हो गई? फाइन। नाउ द नेक्स्ट इज क्लास 2 एंजाइम, जिसका नाम है ट्रांसफेरेज। ट्रांसफेरेज नाम का जो एंजाइम होता है, ये कैटेलाइज करता है, ट्रांसफर कर देता है स्पेसिफिक ग्रुप्स को फ्रॉम वन सबस्ट्रेट टू अदर। एक सबस्ट्रेट से दूसरे सबस्ट्रेट पर अगर किसी चीज का स्पेसिफिक ग्रुप का ट्रांसफर होना है तो वो किससे होगा? ट्रांसफेरेज से होगा। फॉर नाउ ऑक्सीडोरिडक्टेज से ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा, ट्रांसफेरेज से ट्रांसफर ऑफ स्पेसिफिक ग्रुप होगा। यही चीज आपकी कॉपी में नोट्स में लिखी होना जरूरी है। मैंने क्या बोला? अगर ऑक्सीडोरिडक्टेज नाम का एंजाइम है तो वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन करेगा, और अगर ट्रांसफेरेज नाम का एंजाइम है तो वो क्या करेगा? ट्रांसफर करेगा। किस चीज को ट्रांसफर करेगा? एक स्पेसिफिक ग्रुप को। अब थर्ड क्लास आता है हाइड्रोलेजेस। हाइड्रोलेजेस, हाइड्रो का मतलब क्या होता है? वाटर। ठीक है, हाइड्रोलेजेस क्या करता है? ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल विद एडिशन ऑफ वाटर। लार्ज मॉलिक्यूल को हाइड्रोलेज लार्ज मॉलिक्यूल्स का ब्रेक डाउन कर देता है। किसमें? ऑब्वियसली स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में, स्मॉल मॉलिक्यूल्स में। लेकिन उस दौरान ये इसमें अपने साथ ऐड कर लेता है वाटर, इसीलिए इसका नाम जो है उसमें हाइड्रो लगा है। नाम में हाइड्रो लगा है, हाइड्रो इज फॉर वाटर ओनली। ठीक, तो लार्जर मॉलिक्यूल को स्मॉल मॉलिक्यूल्स में तोड़ने वाला जो पानी की मदद ले रहा है वो कौन है? हाइड्रोलेज नाम का एंजाइम। दूसरा एंजाइम होता है लाइजेज। लाइजेज जो होता है वो स्पेसिफिक कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है और रिमूव कर देता है स्पेसिफिक ग्रुप को। अब एक बात याद रखना, ट्रांसफरेज जो है वो ऐड करता है स्पेसिफिक ग्रुप, लेकिन स्पेसिफिक ग्रुप को रिमूव करने वाला कौन होता है? लाइजेज नाम का एंजाइम। सो एंजाइम कैटेलाइज द क्लीवेज ऑफ स्पेसिफिक कोवेलेंट बॉन्ड एंड रिमूवल ऑफ स्पेसिफिक ग्रुप विदाउट यूज ऑफ वाटर। लेकिन वाटर को यूज नहीं करेगा। लाइजेज क्या करेगा? रिमूवल ऑफ स्पेसिफिक ग्रुप विदाउट यूजिंग वाटर। बिना वाटर की मदद के स्पेसिफिक ग्रुप को हटा देने वाला कौन है? लाइजेज नाम का एंजाइम। इतनी बात समझ में आई? ये हमारे 4 एंजाइम हो गए। 2 और हैं। पहला आइसोमरेज। आइसोमरेज जो होता है वो क्या कर देता है? इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है रीअरेंजमेंट करना। रीअरेंजमेंट करना। किसका रीअरेंजमेंट करता है? एटम्स मॉलिक्यूल्स फ्रॉम आइसोमर्स। रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स। ठीक है, जिससे क्या बन जाए? जिससे बन जाए हमारे आइसोमर्स। तो आइसोमर्स बनाने वाला जो होता है उसको हम कहते हैं आइसोमरेज।
आइसोमर जिससे बनेगा वो क्या होता है, आइसोमरेज, और ये कैसे कर पाता है, रीअरेंज कर देता है एटम्स को। दूसरा है लाइगेजेस। लाइगेजेस जो है जब ये कैटालाइज करता है तो कोवेलेंट बॉन्डिंग जो होती है ना, एंजाइम कैटालाइज कोवेलेंट बॉन्डिंग बिटवीन टू सबस्ट्रेट्स फ्रॉम लार्ज मॉलिक्यूल मोस्टली इन्वॉल्विंग यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी, हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर। अब लाइगेज जो है ये हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर करने वाला है, तो हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर का क्या मतलब होता है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर का मतलब क्या होता है, ब्रेकडाउन ऑफ वाटर। जो ये हमारा H2O है इसका ब्रेकडाउन अगर होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस काम किसका होता है, लाइगेज का। वैसे भी आप देखोगे ना तो लाइगेज का मतलब ही होता है ब्रेकडाउन करना, ठीक है। तो ये क्या तोड़ेगा, वाटर को तोड़ेगा, ठीक है। यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी एंड हाइड्रोलाइसिस ऑफ एटीपी। जब हाइड्रोलाइसिस होगा एटीपी का, तो एटीपी कौन है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, और इससे जो एनर्जी रिलीज होगी उसको ये यूटिलाइज कर लेगा, उसको ये क्या कर लेगा, यूटिलाइज कर लेगा। ये हमारे 6 क्लास हो गए किसके, एंजाइम्स के। डन, लिख लिया, ओके। नाउ द नेक्स्ट इज केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शंस जो होती हैं वो 2 टाइप की होती हैं, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, लेकिन अब हमने ये पढ़ा था केमिस्ट्री में, अभी थोड़ा सा पार्ट हमारे पास बायोलॉजी में भी है, बिना केमिस्ट्री के बायोलॉजी नहीं चलती। तो ये जो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, जो भी केमिकल कंपाउंड्स बनते हैं उनमें जो रिएक्शंस लगती हैं वो 2 टाइप की होती हैं। तो एक होता है कंपाउंड्स अंडरगो 2 टाइप्स ऑफ चेंजेस, एक होता है फिजिकल चेंज, दूसरा होता है केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज हो जाएगा मतलब कि नेचर में चेंज आ जाएगा, और केमिकल चेंज भी हो सकता है बॉन्ड बदल गया हो, ठीक है, हो सकता है लोकेशन स्पेसिफिक ग्रुप की बदल गई हो। तो रेट ऑफ फिजिकल और केमिकल रिएक्शन रेफर्स टू अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड पर यूनिट टाइम एंड इट इज एक्सप्रेस्ड एट। अब अगर हम इसके रेट की बात करेंगे, ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसके रेट की बात करेंगे ना कि क्या रेट पे फिजिकल और केमिकल रिएक्शन चली, तो उसे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसको हम कैलकुलेट करते हैं भाई प्रोडक्ट से, जितना भी प्रोडक्ट फॉर्म हुआ होगा, और एक्सप्रेस करने के लिए हम यूज करते हैं रेट जो है डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। ठीक, इस तरीके से हम इसे एक्सप्रेस करते हैं, बस एक्सप्रेसिंग रेशो है। ऑलराइट, ये क्या बताएगा, रेट बता देगा। अगर रेट को हम वेलोसिटी बोले तो रेट सही है, जो भी रेट हमारी रिएक्शन की चल रही है उसको हम वेलोसिटी कह सकते हैं, क्योंकि एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होता है रिएक्शन का, ठीक है, वेयर देयर इज अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन फॉर रिएक्शन। एक वेलोसिटी कब होती है, देखो स्पीड तो होती है कि बस रन कर रहे हैं, है ना, आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर स्पीड के साथ साथ आपको डायरेक्शन भी मिल जाता है तो वो क्या बता दे रहा है, वेलोसिटी बता दे रहा है। तो वेलोसिटी हमें पता चल जाती है। रेट ऑफ रिएक्शन इन्फ्लुएंस, अब कोई भी रिएक्शन आप खुद सोचो, कोई भी रिएक्शन आपको तेज करानी है तो आप हीट अप कर दोगे तो जल्दी हो जाएगा, है ना, या ऐसे जो फैक्टर्स होते हैं कि जो रिएक्शन का रेट ऑल्टर कर देते हैं, तो वो कौन होते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय पहला टेम्परेचर, और ऐसा नहीं कि सिर्फ टेम्परेचर, दूसरे फैक्टर्स भी हैं। तो जनरल थंब रूल जो होता है, रेट डबल करने या डिक्रीज करने के लिए टू हाफ ऑफ एवरी 10% इंक्रीज इन टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा। अगर आपको किसी रिएक्शन को कम ज्यादा करना है तो आपको टेम्परेचर ऑल्टर करना पड़ेगा। देखो क्या लिखा है, रेट ऑफ रिएक्शन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय टेम्परेचर, टेम्परेचर से फर्क पड़ता है रेट ऑफ रिएक्शन पे, कितनी जल्दी रिएक्शन हो रही है। अमंग अदर फैक्टर्स, अगर हम बाकी फैक्टर्स को देखें तो सबसे ज्यादा इफेक्ट किसका है, टेम्परेचर का। जनरल थंब रूल इज दैट, एक जनरल थंब रूल होता है, थंब रूल यानी क्या भाई, जिसके बिना काम नहीं चलेगा, ये एक प्रिंसिपल रूल है। थंब रूल इज दैट द रेट डबल्स और डिक्रीजेस, रेट या तो डबल हो जाता है या फिर कम हो जाता है। किसका डबल और किसका हाफ, टू हाफ ऑफ एवरी 10 डिग्रीज इंक्रीज और डिक्रीज रिस्पेक्टिवली। आपने टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ाया या 10 डिग्री कम किया जो नॉर्मल टेम्परेचर है उससे, तो आपकी रिएक्शन या तो जस्ट डबल हो जाएगी या तो बिल्कुल आधी हो जाएगी। इतना फर्क पड़ता है टेम्परेचर का। ठीक, कैटलाइज्ड केमिकल रिएक्शंस जो होती हैं, जिनके ऊपर कैटलिस्ट लगा होता है रिएक्शन में टू स्पीड अप द रिएक्शन, उन रिएक्शंस में इट इज प्रोसेस्ड एट अ मच फास्टर रेट। सबको पता है कि अगर कोई कैटलिस्ट इन्वॉल्व हो जाता है रिएक्शन में तो रिएक्शन विल टेक प्लेस मोर फास्ट, जल्दी रिएक्शन हो जाती है देन अनकैटलाइज्ड वन। ऑब्वियसली अगर कैटलाइज करने वाला कोई नहीं होगा, कोई कैटलिस्ट प्रेजेंट नहीं है, तो जो रिएक्शन है उसका रेट कैसा होगा, कम चलेगा। लेकिन अगर रिएक्शन में
कोई भी कैटलिस्ट लग जाता है तो रिएक्शन बहुत स्पीड अप हो जाती है, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है। रेट ऑफ रिएक्शन के पास वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी जो है उसमें डायरेक्शन भी रेट, हमें रिएक्शन का पता चल जाता है। इतनी बात हमने पढ़ी। और अगर कोई चीज सबसे ज्यादा अफेक्ट करती है किसी भी रिएक्शन को तो वो क्या चीज है? इट इज द टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर आपने 10 डिग्रीज बढ़ा दिया या 10 डिग्रीज तक कम कर दिया तो रिएक्शन जो होती है या तो वो जस्ट डबल हो जाएगी या तो फिर वो आधी हो जाएगी। और कैटलाइज, अगर कैटलिस्ट प्रेजेंट है तो रिएक्शन तेज चलेगी, कैटलिस्ट प्रेजेंट नहीं है तो रिएक्शन की स्पीड जो है, रेट जो है एक्चुअली वो स्लो हो जाएगा। द फॉलोइंग रिएक्शन व्हिच अकर इन आवर बॉडी इज एक्सेलरेटेड बाय अबाउट 10 मिलियन टाइम्स। तो ये जो रिएक्शन है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड लिया है, वाटर लिया है, H2CO3 बना लिया है, तो यहां पर एनहाइड्रेज नाम का, कार्बोनिक एनहाइड्रेज नाम का कैटलिस्ट लगा हुआ है। तो ये रिएक्शन कॉमन होती है लेकिन बहुत जल्दी प्रोडक्ट फॉर्म कर देगी। ठीक है, तो ये किसने करा? रिएक्शन में अगर कैटलिस्ट लग जाता है तो बहुत जल्दी प्रोडक्ट बन जाता है। अब आता है मेटाबॉलिक पाथवे। मेटाबॉलिक पाथवे में मल्टीपल स्टेप्स होते हैं। मेटाबॉलिक पाथवे में देयर आर मल्टीपल स्टेप्स इन्वॉल्व्ड। ठीक, मल्टीपल स्टेप्स होंगे, रिएक्शन एक स्टेप में कंप्लीट नहीं होगी। दूसरा, इसमें कैटलिस्ट भी जुड़ा होगा, कैटलिस्ट भी जुड़ा होगा। और तीसरा, इसके पास स्पेसिफिक एंजाइम होगा। भाई कैटलिस्ट जुड़ा है, स्पेसिफिक एंजाइम प्रेजेंट है, स्पेसिफिक एंजाइम प्रेजेंट है। ठीक है, देखो मेटाबॉलिक पाथवे क्या होता है? मेटाबॉलिक पाथवे है जहां पर रिएक्शंस में मेटाबॉलिज्म जो चल रहा है उसमें रिएक्शंस में मल्टीपल स्टेप्स थी, बहुत सारे स्टेप्स लग रहे हैं रिएक्शन को कंप्लीट होने में। कैटलिस्ट जरूरी है क्योंकि इतने सारे जब स्टेप्स लग रहे हैं तो टाइम भी ज्यादा लगेगा, तो हमारे को ऑलरेडी इतना टाइम लग रहा है तो हम उसे कम कर सकते हैं कैटलिस्ट की मदद से। और स्पेसिफिक एंजाइम की जरूरत होती है। अब मेटाबॉलिक पाथवे क्या होता है? मल्टी स्टेप केमिकल रिएक्शन है, ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें मल्टीपल स्टेप्स इन्वॉल्व हो, वेयर ईच ऑफ स्टेप इज कैटलाइज्ड बाय स्पेसिफिक एंजाइम, और हर कैटलिस्ट के लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम है। ये 3 शब्द याद रख लिए तो मेटाबॉलिक पाथवे याद रहेगा। नेक्स्ट, ग्लाइकोलिसिस जो होता है, ग्लाइकोलिसिस एक मेटाबॉलिक पाथवे ही तो है। ग्लाइकोलिसिस इज अ मेटाबॉलिक पाथवे जो क्या कर रहा है, एक मॉलिक्यूल जो है हमारे पास ग्लूकोज का, उसको 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड में कन्वर्ट कर रहा है। अबाउट 10 स्टेप्स इट टेक्स। ग्लूकोज जो है हमारे पास कितने कार्बन का कंपाउंड है? 6 कार्बन का कंपाउंड है, लेकिन पायरुविक एसिड जब उससे बनता है तो वो 3 कार्बन का कंपाउंड होता है। और फिर ऐसे करके पूरी रिएक्शन चलती है। तो ये रिएक्शन जो है ये बहुत सारे स्टेप्स में कंप्लीट होती है और इस रिएक्शन में इन्वॉल्व अबाउट 10 स्टेप्स। कितने स्टेप्स इन्वॉल्व है? 10 स्टेप्स इन्वॉल्व है, पूरे 10 स्टेप्स लगते हैं। तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? मेटाबॉलिक पाथवे। द सेम पाथवे कैन गिव राइज टू वैरायटी ऑफ मेटाबॉलिक प्रोडक्ट। और इससे अब आप खुद सोचो, अगर बहुत सारे स्टेप्स में रिएक्शन होगी तो प्रोडक्ट्स भी ज्यादा बनेंगे। तो प्रोडक्ट्स बहुत सारे बनते हैं, 1 और 2 एडिशनल रिएक्शन, दैट इज अंडर डिफरेंट कंडीशन डिफरेंट प्रोडक्ट कैन बी प्रोड्यूस। भाई जो पहली स्टेप हुई थी रिएक्शन की उसकी कंडीशन दूसरी थी, सेकेंड स्टेप की रिएक्शन दूसरी थी, कंडीशन दूसरी थी, थर्ड रिएक्शन जब हुई स्टेप की तो उसका कंडीशन दूसरा था। तो ये जो अलग अलग कंडीशंस हैं, ये अलग अलग कंडीशंस में प्रोडक्ट भी अलग अलग बनेंगे। ठीक, एग्जाम्पल के लिए जैसे अगर हम अपने स्केलेटल मसल की बात करें, मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था स्केलेटल मसल के अंदर लैक्टिक एसिड बनता है ना। तो वो किस चीज से बन रहा है? वही ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है, वही ऑक्सीजन इन्वॉल्व है, कम था ऑक्सीजन, लैक्टिक एसिड बन गया। और वही ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के एब्सेंस में टूटता है ना, कहां पर जाके? ईस्ट में, तो वो क्या बनाता है? इथाइल अल्कोहल बना देता है। अगेन फूड वही था, ग्लूकोज था, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन ऑक्सीजन प्रेजेंट है या नहीं इस पे हो रहा था। तो कंडीशन जो थी हमारी ऑक्सीजन प्रेजेंट होने की या ना होने की, उसने पूरी जो प्रोडक्ट बना उसको अल्टर कर दिया। देखो जब भी ये रिएक्शन होती है तो ग्लूकोज तो हमेशा 3 स्थिति में टूटेगा, ग्लूकोज हमेशा 3 स्थिति में टूटता था। पहला केस था जब हमारे पास जो ऑक्सीजन है वो प्रेजेंट है। दूसरा था जब ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन या फिर ऑक्सीजन एब्सेंट वाला ले लेते हैं। और तीसरा था जब ऑक्सीजन, देयर इज लैक ऑफ ऑक्सीजन। तो हर बार काम तो एक ही चलना है, रेस्पिरेशन का ही प्रोसेस हो रहा है, पर कंडीशंस अलग अलग हैं। तो ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में
ब्रेक डाउन करेगा तो क्या बनाएगा, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बना लेगा बढ़िया बहुत सारे एटीपी बना लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा और वाटर बना लेगा। लेकिन जब ऑक्सीजन था ही नहीं तो इस सेल में जैसा होता है इथाइल अल्कोहल बना लेगा, इथाइल अल्कोहल बना लेगा। और जब लैक ऑफ ऑक्सीजन हो, ये तो एब्सेंट था, ये प्रेजेंट था, लैक ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन की कमी है, तो लैक्टिक एसिड बना लेगा, लैक्टिक एसिड बना लेगा। क्या आपको समझ में आ रहा है कि प्रोसेस एक ही चल रही थी, हर बार जो टारगेटेड था वो कौन था, ग्लूकोज रिएक्टेंट में, पर कंडीशन थी कि ऑक्सीजन होगा नहीं होगा, कम होगा, तो हर बार फिर प्रोडक्ट हमारा चेंज होता चला गया। बस यही बोला गया है। देखो क्या बोला है, सेम पाथवे कैन गिव राइज टू वैरायटी ऑफ मेटाबॉलिक प्रोडक्ट। एक ही पाथवे था लेकिन प्रोडक्ट हमेशा अलग अलग बने, 1 और 2 एडिशनल रिएक्शन, या तो एक रिएक्शन हुई होगी या एक से ज्यादा हुई होगी, अंडर डिफरेंट कंडीशन डिफरेंट प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड। कंडीशन इनकी डिफरेंट बताई ना तो इनके प्रोडक्ट्स भी तो डिफरेंट बने ना, हो गया। इसके बाद एग्जाम्पल, स्केलेटल मसल में एनारोबिक रेस्पिरेशन में लैक्टिक एसिड बनता है, लेकिन ईस्ट में इसी पाथवे से इथाइल अल्कोहल बन जाता है, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक, ये हमने रेस्पिरेशन में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, इसको लिख लिया। नेक्स्ट, हाउ डू एंजाइम्स फंक्शन। अब एंजाइम का जो फंक्शन होता है ना, ये बड़ा मजेदार कंसेप्ट है। एंजाइम को फंक्शन करना है मतलब इसको किसके साथ जुड़ना होगा, एंजाइम जाकर के जुड़ता है अपने सबस्ट्रेट के साथ। और ये वाली लाइन याद रखनी है, इसको ऐसे के ऐसे ही लिख लेना, पहले नंबर पे यही लाइन आनी चाहिए। एंजाइम और सबस्ट्रेट जब मिलते हैं तो वो क्या फॉर्म करते हैं, दे फॉर्म एंजाइम सबस्ट्रेट, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। इसको हम बोलते हैं ES कॉम्प्लेक्स। ठीक, जब भी एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ जुड़ेगा तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, पहली चीज ये याद रखनी है। देखो फॉर एन एंजाइम एक्शन, अगर एंजाइम को आप एक्शन कराना चाहते हो तो सबस्ट्रेट को बाइंड होना पड़ता है एट एक्टिव साइट पर, विद इन अ क्लेफ्ट और पॉकेट डिफ्यूज टुवर्ड्स द एक्टिव साइट, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, एक्टिव साइट के पास जाकर जुड़ेगा, ऐसा नहीं कि कहीं पर भी जुड़ जाएगा, भाई जहां एक्टिव साइट मिलेगी वहीं पर जुड़ पाएगा। दूसरा, फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स एक ट्रांजिएंट फिनोमेना होता है जहां पर कुछ चेंजेस होते हैं। इस स्टेट में न्यू स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट कॉल्ड द ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड। जैसे ही, अब आप खुद सोचो कि अगर मेरे पास लॉक एंड की है ना, या फिर आप समझो मेरे पास, मुझे चार्जर लगाना था, तो चार्जर लगाने के लिए ये मेरे इलेक्ट्रिक बोर्ड में एक छोटा सा यहाँ पर स्ट्रक्चर था जिसमें 3 पिन का मेरा चार्जर लगता है। ठीक है, तो मेरा 3 पिन का चार्जर इसी में लगता है। मैं किसी के घर गई, उसके पास कौन सा वाला इलेक्ट्रिक बोर्ड था, जहां पर क्या प्रेजेंट था, बस दो ऐसे वो प्रेजेंट थे, प्लग मतलब पिन होल्स। तो मेरा चार्जर इसमें ही लग सकता है, इसमें तो नहीं लग पाएगा, ये बात तो सही है। तो ये जो है, ये कौन सी हो गई मेरे चार्जर की, ये एक्टिव साइट हो गई, एक्टिव साइट हो गई, ये मेरे किसी काम का नहीं है। ऐसा ही एंजाइम और सबस्ट्रेट में होता है। अगर एंजाइम और सबस्ट्रेट का एक्टिव साइट आपस में मिल रहा है, अगर वो एक दूसरे का एक्टिव साइट पहचान ले रहे हैं और स्पेसिफिक साइट पर ही काम करते हैं, तो वो स्पेसिफिक साइट मिल रही है तो ही वो कॉम्प्लेक्स बना पाएंगे, अगर नहीं मिलेगी तो कॉम्प्लेक्स नहीं बन पाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अब देखो, फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इज ट्रांजिएंट फिनोमेना। इस स्टेट में नया स्ट्रक्चर बन जाता है, और जब ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है तो उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड। क्या बनता है? ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर। राइट इट डाउन, नोट इट प्लीज। डन? ओके, ऑल राइट। नाउ द नेक्स्ट इज सून expected reaction of breaking or making of bond is completed and structure of substrate is transformed into structure of product। क्या हुआ कि एंजाइम और सबस्ट्रेट मिल गए, एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट मिले, तो एंजाइम तो आखिर में भी अनचेंज रह जाएगा, लेकिन जो क्या है, एक्सपेक्टेड रिएक्शन जब ब्रेकिंग होगी या मेकिंग होगा बॉन्ड का, या तो बॉन्ड टूट रहा है तो बॉन्ड बन रहा है, तब स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट इज ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म कौन होता है? सबस्ट्रेट का स्ट्रक्चर। ठीक, ट्रांसफॉर्म्ड इन द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट, और ये जाके क्या बना लेगा, प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर ले लेगा, मतलब कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो बनेगा। ठीक, देयर कुड हैव बीन ऑल्टर्ड ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर। अब कुछ चेंज हुआ ना स्ट्रक्चर में, तो हमने उसे कह दिया ऑल्टर्ड ट्रांजिशन स्टेट बिटवीन स्टेबल सबस्ट्रेट एंड स्टेबल प्रोडक्ट, बट दे वर अनस्टेबल। क्या एक्चुअली ये तो स्टेबल था,
ये भी स्टेबल था, प्रोडक्ट अनस्टेबल हो सकता है। दूसरा, अगर हम इस पर्टिकुलर ग्राफ की बात करें तो क्या होता है कि यहां पर आपको रिएक्शन, एक ही रिएक्शन दो तरीके से दिखाई गई है। एक बार हमने यहां पर ले लिया है, देखो y एक्सिस पोटेंशियल एनर्जी बताती है, y एक्सिस पर आपको पोटेंशियल एनर्जी दिख रहा है और x एक्सिस पर आपको क्या दिख रहा है, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, किस तरह रिएक्शन चल रही है। जब रिएक्शन चलना चालू हुई, ये वाला ग्राफ देखो, जब रिएक्शन चलना चालू हुई और यहां पर आकर खत्म हो जाती है, ठीक, तो इस दौरान यहां पर जो एक्टिवेशन एनर्जी लगती है वो ज्यादा लगती है। ये देखो एक्टिवेशन एनर्जी मतलब वो टाइम जहां पर वो रिएक्शन होना, प्रोडक्ट फॉर्म करना स्टार्ट कर देगी, एक्टिवेशन एनर्जी कितनी लग गई, ज्यादा लग गई। लेकिन अगर मैं इसी रिएक्शन में कैटलिस्ट ऐड कर दूं तो मेरी ये रिएक्शन बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाती है और एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो भी मुझे कम लगती है। बात समझ में आई? बिना कैटलिस्ट के और कैटलिस्ट के साथ, मतलब कि बिना एंजाइम के और एंजाइम के साथ। सो द एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम इज रिक्वायर्ड मोर। लेकिन अगर एंजाइम लग गया तो एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत कम पड़ेगी और रिएक्शन का रेट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। बस इसमें यही बताया, ठीक है। ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, आप इसको ग्राफ को एक बार बना लीजिए। आई विल मूव असाइड, मेक दिस ग्राफ, ये होना चाहिए, ठीक है। अब आता है नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन। नेचर क्या होता है एंजाइम के एक्शन का? नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन, हर एंजाइम में या फिर सबस्ट्रेट में, ईच एंजाइम हैज अ सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट। हर एंजाइम में सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट होती है उसके मॉलिक्यूल में, एंड हेंस हाईली रिएक्टिव एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म। ये तो हमें मालूम है कि एंजाइम और सबस्ट्रेट के पास स्पेसिफिक साइट है, वहां पर जब वो दोनों जुड़ते हैं तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। पर ये जो कॉम्प्लेक्स होता है ना, ये शॉर्ट लिव्ड होता है, क्योंकि सबस्ट्रेट बाद में थोड़ी देर बाद डिसोसिएट हो जाएगा प्रोडक्ट से एंड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, और फिर जाके जुड़ जाएगा किसके साथ, एंजाइम प्रोडक्ट आपस में, ठीक। अल्टीमेटली अनचेंज एंजाइम रिलीज दी प्रोडक्ट, और फिर एंजाइम खुद चेंज नहीं होता लेकिन वो प्रोडक्ट को अपने पास से रिलीज कर देता है। देखो सबसे पहले क्या बना था, एंजाइम और सबस्ट्रेट मिले थे तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना था। अब ये सबस्ट्रेट चला गया, अब एंजाइम और प्रोडक्ट जुड़ गए, बाद में ये एंजाइम और प्रोडक्ट के जुड़ने पर एंजाइम प्रोडक्ट जो कॉम्प्लेक्स बना था इसमें से एंजाइम भी चला जाएगा, प्रोडक्ट रह जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? ये नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन होता है। इसके बाद कौन से फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं एंजाइम के एक्शन को? सबसे ज्यादा जो इफेक्ट होता है एंजाइम को वो होता है टेम्परेचर की वजह से और होता है पीएच की वजह से। ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं, एमसीक्यू में भी पूछते हैं, थ्योरी में भी पूछते हैं। तो टेम्परेचर की सबसे पहले बात करते हैं। एंजाइम का जो फंक्शन है एट नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर होता है। एंजाइम हमेशा कम टेम्परेचर पर अपना काम करता है, लेकिन अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो ये एंजाइम का जो खुद का बॉन्ड अंदर के स्ट्रक्चर में रहता है वो बिगड़ जाता है, और अगर नेचर ऑफ बॉन्ड ऑल्टर हो गया तो क्या हो जाएगा, एंजाइम की एक्टिविटी खराब हो जाती है, रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। द टेम्परेचर एट विच एंजाइम शोज इट्स मैक्सिमम एक्टिविटी इज कॉल्ड ऑप्टिमम टेम्परेचर। और टेम्परेचर ऑप्टिमम कौन सा होता है, जिसपे एक एंजाइम अपनी भरपूर एक्टिविटी बता सके, वो कौन सा होता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर। और बिलो दिस या अबव दिस, अगर ये नॉर्मल, आप समझ लो कि नॉर्मल रेंज जो होती है ना जहां पर एंजाइम काम करेगा उसको हम कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर की वैल्यू इस ऑप्टिमम या नॉर्मल टेम्परेचर से ऊपर या नीचे हो जाए, बोथ बिलो एंड अबव द टेम्परेचर, तो एंजाइम की एक्टिविटी कम हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि देखो रिएक्शन में आप टेम्परेचर बढ़ाते थे तो रिएक्शन बढ़ सकती थी, लेकिन अगर आप एंजाइम पर टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो क्या होगा, चाहे टेम्परेचर बढ़े चाहे टेम्परेचर कम हो, हर बार एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो कम ही होगी, क्योंकि उसे तो भाई स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए, उसी पे वो काम कर सकता है। तो ये बात ध्यान रखना कि आप कितना भी एंजाइम के टेम्परेचर के साथ छेड़छाड़ करो, बढ़ा दो, कम कर दो, एक्टिविटी ऑफ एंजाइम कम ही होगी, कभी बढ़ेगी नहीं। एट लो टेम्परेचर, अगर लो टेम्परेचर है तो एंजाइम बिल्कुल इनएक्टिव हो जाएगा, लेकिन अगर हाई टेम्परेचर है तो एंजाइम डीनेचर हो जाएगा और इसीलिए इसकी एक्टिविटी कम हो जाती है। अगर आपने लो टेम्परेचर रखा तो ये इनएक्टिव हो गया,
अब ये एक्टिव ही नहीं है, एक्टिव नहीं है तो काम नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर आपने टेम्परेचर को हाई कर दिया, अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो ये डीनेचर हो जाएगा। मैंने बोला ना बॉन्ड टूट जाते हैं, नेचर ऑफ बॉन्ड चेंज हो जाता है, डीनेचर्ड हो जाता है। सो टेम्परेचर का बहुत बड़ा इफेक्ट होता है, बस एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए, वो इंपॉर्टेंट वैल्यू होती है काम करने के लिए। बाकी तो आप बिलो या अबव इसके दे दो तो एक्टिविटी हमारे एंजाइम की कम ही होती है। क्या इतनी बात समझ में आ गई सबको? ठीक है, नेक्स्ट अब है इफेक्ट ऑफ पीएच। पीएच जो होता है एंजाइम के लिए, ये पर्टिकुलर ऑप्टिमम पीएच जरूरी होता है। क्या जरूरी होता है? पर्टिकुलर ऑप्टिमम पीएच इंपॉर्टेंट होता है, जहां पर एंजाइम अपनी एक्टिविटी मैक्सिमम शो कर सकता है। मैक्सिमम एक्टिविटी ऑफ एंजाइम इज ऑब्जर्व्ड, मैक्सिमम एक्टिविटी ऑफ एंजाइम इज ऑब्जर्व्ड। कहां पर? ऑप्टिमम पीएच पर। ठीक है, ऑप्टिमम पीएच पर मिलेगी। ओके, नाउ द चेंज इन पीएच of the medium other alter the tertiary structure of enzyme। अगर आपने pH चेंज कर दिया तो एंजाइम का टर्शरी स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है एंड thereby decreases the enzymatic activity। अगर आपको ये बात समझ में आई हो तो इस चीज को ध्यान से सुनना कि जो ये टेम्परेचर है और जो हमारा पीएच है, इनके लिए ये किसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है? हमारे एंजाइम के लिए ये दोनों फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन टेम्परेचर कैसा होना चाहिए? ऑप्टिमम होना चाहिए। और पीएच कैसा होना चाहिए? ये भी ऑप्टिमम होना चाहिए। अगर इस वैल्यू से ये टेम्परेचर आपने घटाया या बढ़ाया, दोनों सिचुएशन में एंजाइम की एक्टिविटी कम हो जाएगी, एंजाइम एक्टिविटी डिक्रीजेस। ठीक, सिमिलरली अगर आपने पीएच जो है वो ऑप्टिमम ना रख के इसके साथ कोई छेड़खानी करी, इसको बढ़ाया या कम किया, तो क्या हो जाएगा? अगेन क्या हो जाएगा? एंजाइम एक्टिविटी विल डिक्रीज। बात समझ में आ गई? तो एक एंजाइम बहुत स्पेसिफिक होता है, स्पेसिफिक साइट चाहिए, स्पेसिफिक लोकेशन चाहिए, स्पेसिफिक टेम्परेचर, स्पेसिफिक पीएच चाहिए। इतनी बात समझ में आ गई? ये है इफेक्ट ऑफ पीएच। नेक्स्ट हम बात करें अगर सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन की। हाँ, तो भाई ये जो है ना, ये पीएच और टेम्परेचर इन दोनों से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। अगर आपने इंक्रीज करा ना सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, मान लो आपके पास एक एंजाइम था, ठीक है, और एक सबस्ट्रेट था, और ये दोनों मिलकर क्या बना रहे थे? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना रहे थे। अब आपके पास एंजाइम तो उतना ही है, लेकिन एस जो है वो आपने क्या कर दिया? इंक्रीज कर दिया, सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर दिया। तो क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन इज इंक्रीज। रिएक्शन की जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी, रिएक्शन की जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी, बट द रिएक्शन रीचेस एट मैक्सिमम वेलोसिटी, जिसे हम Vmax कहते हैं, विच इज नॉट एक्सीडेड बाय फर्दर राइज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। और एक बार जब रिएक्शन अपना प्रोडक्ट फॉर्म कर देती है तो उसके बाद कोई फर्क नहीं पड़ता कि सबस्ट्रेट अब कितना बन रहा है। ठीक है, सबस्ट्रेट कितना ज्यादा हो रहा है या कितना कम हो रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट दी सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। इसे लिख लीजिए। ओके, नाउ द नेक्स्ट वी हैव कि ये जितनी भी प्रॉब्लम हो रही है ना ये सबस्ट्रेट और कॉन्सेंट्रेशन की, इसमें क्या होता है? दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ एक्टिव साइट। ये जो कॉन्सेंट्रेशन कम हुआ, ज्यादा हुआ सबस्ट्रेट का, तो प्रोडक्ट जो बना, ये सारा कुछ खेल होता है एक्टिव साइट का। क्यों? क्योंकि एक्टिव साइट जो एंजाइम की होती है वो तो ऑक्यूपाई हो जाती है सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल से। ठीक, एंजाइम मॉलिक्यूल आर फ्यूअर देन सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। एंजाइम हमारे पास कम है, मैंने बोला था ना एंजाइम हमारे पास कम है, लेकिन ज्यादा कौन है हमारे पास? सबस्ट्रेट ज्यादा है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? मॉलिक्यूल्स एंड आफ्टर सैचुरेशन, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स जो है वो सैचुरेशन पे आएंगे, तो कोई भी फ्री एंजाइम मॉलिक्यूल बचेगा नहीं टू बाइंड विद सबस्ट्रेट। तो अब जब एंजाइम ही नहीं बचेगा, देखो क्या हुआ, मान लो कि ये एंजाइम 1, ये एंजाइम 2, ये एंजाइम 3 है।
ठीक। लेकिन रिएक्शन में मेरे पास सबस्ट्रेट 1, सबस्ट्रेट 2, सबस्ट्रेट 3, सबस्ट्रेट 4, सबस्ट्रेट 5, इतने सारे सबस्ट्रेट है, 5 सबस्ट्रेट है, एंजाइम 3 है। तो ठीक है, सही बात है, एंजाइम पूरा का पूरा अपने सबस्ट्रेट के साथ जाके मिल जाएगा और क्या बना लेगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स 1, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स 2, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स 3 बन गया। लेकिन अब ये जो मेरे पास एक्स्ट्रा सबस्ट्रेट बच गए उनका क्या होगा, कोई यूटिलाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि उसके साथ जुड़ने के लिए मेरे पास एंजाइम ही प्रेजेंट नहीं था। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट जहां पर एट विच हाफ मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ एंजाइम रिएक्शन इज अटेन्ड, जहां पर हमें हाफ वेलोसिटी मिल जाए एंजाइम रिएक्शन की, तो उसको हम कहते हैं Km से डिनोट करते हैं, वैल्यू ऑफ मिशेलिस कांस्टेंट कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वैल्यू ऑफ मिशेलिस कांस्टेंट, लिख लीजिए इसको। डन, ओके। अब हम बात करेंगे कोफैक्टर्स की। कोफैक्टर्स क्या होते हैं, सिंपल एंजाइम्स होते हैं जो एक या एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन के बने होते हैं। हमेशा याद रखना, जब क्वेश्चन पूछा जाता है कोफैक्टर्स के लिए तो ये पूछता है ये किस चीज का बना हुआ है, ये बना है पॉलीपेप्टाइड चेन का, पॉलीपेप्टाइड चेन का बना हुआ होता है, ठीक। लेकिन जब किसी एंजाइम में नॉन प्रोटीन होता है, नो अलोंग विद द पॉलीपेप्टाइड चेन, इट इज कॉल्ड एज कॉन्जुगेट एंजाइम या फिर होलो एंजाइम। होलो एंजाइम कौन है, जिसके पास प्रोटीन प्रेजेंट नहीं है, उसको हम कह रहे हैं होलो एंजाइम। और प्रोटीन अगर है कॉन्जुगेटेड एंजाइम में तो उसको हम कहते हैं एपो एंजाइम, ठीक। इसके बाद नॉन प्रोटीन मोइटी जो होती है ऑफ कॉन्जुगेट एंजाइम, उसे हम कहते हैं कोफैक्टर। और फिर जो बनेगा वो क्या है, कोफैक्टर। कोफैक्टर जो है वो प्रोटीन कैटालाइटिकली एक्टिव कर देता है, प्रोटीन को एक्टिवेट कर देता है। तो हमें क्या समझ में आया, नॉन प्रोटीन एंजाइम, प्रोटीन एंजाइम, और उसके बाद हमने देखा नॉन प्रोटीन मोइटी जो बनती है। प्रोटीन एंजाइम और नॉन प्रोटीन एंजाइम में से नॉन प्रोटीन एंजाइम जो होता है वो कॉन्जुगेट एंजाइम या फिर होलो एंजाइम कहलाता है। लेकिन अगर हम प्रोटीन वाले की बात करें जिसमें प्रोटीन प्रेजेंट है, उसको हम कहते हैं एपो एंजाइम। इतनी बात समझ में आ गई, तो बस ये 3 बातें याद रखनी है। नेक्स्ट, 3 टाइप के हमारे पास कोफैक्टर्स होते हैं। 3 टाइप्स ऑफ कोफैक्टर्स आर फाउंड। पहला होता है प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम ग्रुप और मेटल आयन ग्रुप। प्रोस्थेटिक, कोएंजाइम और मेटल आयन ग्रुप, ये 3 अलग अलग ग्रुप हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, कोफैक्टर्स जो कहलाते हैं। प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है, जहां पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन्वॉल्व होते हैं ना, जहां पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन्वॉल्व होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ हमारा एपो एंजाइम मिल जाए, एपो एंजाइम मिल जाए तो वो प्रोस्थेटिक ग्रुप है, ठीक है। देखो, प्रोस्थेटिक ग्रुप आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर टाइटली बाउंड टू द एपो एंजाइम एंड मेक्स इट कैटालाइटिकली एक्टिव। और ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ मिलकर एपो एंजाइम क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप बोलते हैं। ऐसा ही होता है हीम में। हीम एक प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है जिसमें एंजाइम परऑक्सीडेज और कैटालाइजेज लगा होता है, फॉर्म्स पार्ट ऑफ एक्टिव साइट, जो एक्टिव साइट बना लेता है किसके लिए, एंजाइम के लिए। कैटलाइज ब्रेक डाउन हाइड्रोजन परऑक्साइड इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन, और फिर ये हाइड्रोजन परऑक्साइड को किस में तोड़ देता है, वाटर और ऑक्सीजन में तोड़ देता है। आपको इसमें क्या याद रखना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड और एपो एंजाइम्स जब मिलते हैं तो प्रोस्थेटिक ग्रुप फॉर्म होता है, एक्टिव साइट जो बनती है। तो ये है हमारा प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोफैक्टर। दूसरा कोफैक्टर हमारा होता है कोएंजाइम। कोएंजाइम क्या होता है, कोएंजाइम में भी ऑर्गेनिक कंपाउंड ही होंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड ही होंगे, ठीक। लेकिन दे आर बाउंड टू एपो एंजाइम ओनली ड्यूरिंग कोर्स ऑफ कैटालाइसिस। ये एपो एंजाइम के साथ मिल तो जाएंगे, एपो एंजाइम के साथ मिल तो जाएंगे, लेकिन कब मिलेंगे, जब इनको सिर्फ कैटलाइज करना होगा। देयर एसोसिएशन विद एपो एंजाइम इज ओनली ट्रांजिएंट और लूज एसोसिएशन होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोएंजाइम में ऑर्गेनिक कंपाउंड एपो एंजाइम के साथ ही मिलेगा, लेकिन लूज एसोसिएशन होगी। पिछले वाले में ऐसा नहीं था, प्रोस्थेटिक ग्रुप में। कोएंजाइम जो है वो कोफैक्टर की तरह काम करता है बहुत सारे तरीकों से। जैसे एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन में एसेंशियल कंपोनेंट्स जो होते हैं कोएंजाइम के, वो कौन होते हैं, विटामिन्स। अब ये हमारे पास रोल में पहली बार आया। जितने भी कोएंजाइम है उनके लिए सबसे ज्यादा एसेंशियल जो है वो है विटामिन्स। जैसे एग्जांपल की बात करें, निकोटिनोमाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड जिसे हम NAD कहते हैं, या फिर निकोटिनोमाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट जिसे NADH कहते हैं, उन दोनों में विटामिन नियासिन होता है।
दोनों में क्या होता है, विटामिन नियासिन। ये एग्जाम्पल है। तो ये हमारा क्या है, इट इज अ कोएंजाइम। ये क्या है, कोएंजाइम। ठीक, तो प्रोस्थेटिक ग्रुप और कोएंजाइम समझ में आया। अब नेक्स्ट है हमारे पास मेटल आयंस। मेटल आयंस जो होते हैं, देखो बहुत सारी रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिसमें मेटल फ्लक्स जरूर, मतलब आयनिक फ्लक्स जरूरी होता है, आयंस का बनना जरूरी होता है। तो मेटल आयंस जो है वो बहुत सारी एक्टिविटीज में जरूरी होती हैं। मेटल्स का होना बहुत सारी बॉडी की एक्टिविटीज में होना जरूरी है, जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स बनाएगा, जब दो चीजें आपस में कोऑर्डिनेट करके चल सकें। तो देखो, मेनी एंजाइम रिक्वायर फॉर एक्टिविटी सर्टेन मेटल आयन, बहुत सारे एंजाइम्स को मेटल आयन की जरूरत होती है एंजाइमेटिक एक्टिविटी शो करने के लिए, विच फॉर्म्स कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, जो आपस में क्या बना रहा है, एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना देगा, विथ साइड चेन एट द एक्टिव साइट, साइड चेन जो है वो एक्टिव साइट होगी, एज वेल एज मोर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड विथ सबस्ट्रेट, सबसे ज्यादा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड किसके साथ बनेगा, सबस्ट्रेट के साथ। जिंक इज अ कोफैक्टर ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंड कार्बोक्सी पेप्टिडेज, तो अगर कार्बोनिक एनहाइड्रेज के पास या फिर कार्बोक्सी पेप्टिडेज के साथ इसको आयंस ना मिले, जिंक आयंस ना मिले, तो फिर ये एक्टिवली काम नहीं कर पाएगा। ऐसे बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जिसको अपना काम करने के लिए किस चीज की जरूरत होती है, मेटल आयंस की जरूरत होती है। तो एग्जांपल आपको कार्बोनिक एनहाइड्रेज, जिंक और कार्बोक्सी पेप्टिडेज का मिला। क्लियर? यहां पर हमने ये जो चैप्टर है इसको कर लिया है कंप्लीट। नेक्स्ट सेशन में मैं इस चैप्टर के लिए आपको लेकर मिलूंगी कई सारे टाइप्स के क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर्स, शॉर्ट आंसर, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर, सब कुछ हम सॉल्व करेंगे। पर आपको इन सारे चैप्टर्स के कंसेप्ट्स को करते रहना है रिवाइज, और वो आप कहां कर सकते हो, हमारे मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर। आपको टाइप करना है www.magnetbrains.com। एक ऑफिशियल पेज आपके सामने ओपन होगा जहां पर आपको एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज का ऑप्शन मिलेगा। उसमें जाकर हमें 11th क्लास का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर चाहिए बायो का, तो हमने सिलेक्ट कर लिया सीबीएसई K12। ठीक, अब इसको जब सिलेक्ट करोगे तो इसमें आपको अपनी क्लास सिलेक्ट करनी है। क्लास सिलेक्ट करने के बाद आपको आपका सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। ठीक, तो जैसे ही आप क्लास सिलेक्ट करोगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर 6 to 12, उसमें आपको बायोलॉजी दिख जाएगा। बायोलॉजी पर जाकर वॉच नाउ करो तो एक डिस्क्रिप्टिव पेज ऐसा ओपन हो जाएगा। यहाँ पर वॉच ऑल वीडियोज लिखा है, ये वॉच ऑल वीडियोस लिखा है। यहाँ पर सीक्वेंस में नीचे सारे वीडियोस आपको अवेलेबल है, उस पे आपको वॉच नाउ का ऑप्शन शो होगा। उस वॉच नाउ के ऑप्शन पर आपको टैप करना है तो आपके सामने वीडियो इस तरीके से प्ले हो जाएगा। ये सारी चीजें मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पर आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। छोटी सी चीज आपको करनी है, आपको लाइक कर देना है वीडियो को, डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को, और इसे शेयर करना है अपने सारे फ्रेंड्स और सिबलिंग्स के साथ। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट सेशन में, लेकिन एक बार फिर बता देती हूं कि मैग्नेट ब्रेन्स पर 100% फ्री एजुकेशन है किंडरगार्टन से क्लास 12 तक के सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो ये जो शेयर वाला ऑप्शन है ना, ये आप किसी की लाइफ में बहुत बड़ा काम कर सकते हो अगर आपने उसे इस प्लेटफॉर्म तक पहुंचा दिया, क्योंकि आपको पता है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सच अ ब्यूटीफुल एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। क्लियर? मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड कीप स्टडीइंग।